मेरी पत्नी अस्पताल के बिस्तर पर नकली मौत बनकर लेटी हुई थी। मैं सीधे उस पर झपटा और उसे दो जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। फिर मैंने अंगदान विभाग वालों को भी बुला लिया, सोचा ऐसा प्यार दिखाऊं कि सच में दिल निकाल कर दे दूं। पिछले जन्म में मैं सिर्फ दुख में डूबा हुआ था। पत्नी की सहेली ने जो पानी मुझे दिया था उसे पीने के बाद मैं 3 दिन और 2 रात तक बेहोश सोता रहा। जब मेरी आंख खुली तब तक पत्नी की राख भी उड़ चुकी थी। मैं अभी शोक भी नहीं मना पाया था कि कर्ज वसूलने वाले घर आ पहुंचे। तभी मुझे पता चला कि मरने से पहले पत्नी करोड़ों का कर्ज छोड़ गई थी। उन्होंने न सिर्फ मेरे दोनों गुर्दे निकलवा लिए बल्कि मुझे हर दिन 24 घंटे काम करने पर भी मजबूर किया ताकि कर्ज चुका सकूं। सिर्फ 10 सालों में मैं 80 साल के बूढ़े जैसा दिखने लगा था। और तभी 10 साल पहले मर चुकी मेरी पत्नी अपने प्रेमी को गले लगाए लग्जरी कार में मेरे सामने से गुजरी। वह हंसते हुए मेरे ऊपर 100 युआन फेंक कर बोली कि यह मेरी मेहनत का इनाम है। यह सुनते ही मेरा दम घुटने लगा और वहीं मेरी मौत हो गई। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उसी दिन वापस आ चुका था जिस दिन पत्नी को दिल का दौरा पड़ा था। सामने सफेद कपड़े से ढकी पत्नी को देखकर मैं मन ही मन ठंडा हंसा। चूंकि तुम नाटक करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा खेल पूरा कर देता हूँ। पत्नी की सहेली वांग मान्यून लगातार मुझे पानी पीने के लिए कह रही थी। तभी मुझे होश आया। पिछले जन्म में भी मैं यही पानी पीने के बाद बेहोश हुआ था। मुझे लगभग पूरा यकीन था कि इस पानी में जरूर कुछ मिलाया गया है ताकि मैं लियो रुयान के नकली अंतिम संस्कार से चूक जाऊं। मैंने पानी का गिलास नीचे रखा और वांग मान्यून की रोकने की कोशिश को नजरअंदाज करते हुए सीधे लियो रोयान के बिस्तर के पास पहुंच गया। मैंने चादर हटाई। लियो रोयान का चेहरा गुलाबी और सांसें सामान्य लग रही थीं। बस पिछले जन्म में मैं इतना दुखी, इतना बेवकूफ था कि यह सब समझ नहीं पाया। मैंने जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। हाथ उठाने के बाद भी लियो रोयान जरा नहीं हिली। लगता है पकड़े जाने के डर से उसने पहले ही बेहोशी का इंजेक्शन लगवा लिया था। वांग मान्यून चीख पड़ी। उसे लगा कि मुझे लियो रुयान के नकली मौत वाले नाटक का पता चल गया है। मैं लगातार बेरहमी से लियो रुयान को पीटता रहा। वांग मान्यून की हालत लगभग फटने जैसी हो गई थी, लेकिन मैं रोते हुए ऐसा दिखाने लगा जैसे बहुत दुखी हूं। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम्हें कहा था समय से सोया करो, रात भर मत जागा करो। फिर भी तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब मुझे अकेला छोड़कर चली गई, मैं क्या करूंगा? वांग मान्यून ने घबराकर लार निगली और वहीं स्तब्ध रह गई। मुझे उससे बहस करने की जरा भी इच्छा नहीं थी। मैंने तुरंत फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। हाँ, यहाँ अंगदान करवाना है। अभी अभी मौत हुई है, आप लोग जल्दी आ जाइए। वांग मान्यून मुझे रोकना चाहती थी लेकिन अपनी पहचान की वजह से कुछ नहीं बोली और तुरंत किसी को मैसेज भेज दिया। कुछ ही मिनटों में अंगदान विभाग के लोग पहुंच गए। मैंने दर्द से टूटा हुआ चेहरा बनाकर कहा, मेरी पत्नी हमेशा बहुत दयालु इंसान थी। इस बार उसकी अचानक मौत हो गई, इसलिए मैं चाहता हूं कि उसकी जिंदगी किसी और के काम आए और ज्यादा लोगों की मदद हो सके। स्टाफ ने कहा, सर आप बहुत महान हैं। मैं उन परिवारों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। बताइए कौन कौन से अंग दान करने हैं? मैंने लंबी सांस लेकर कहा, मेरी पत्नी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। मुझे नहीं पता कौन से अंग अभी इस्तेमाल हो सकते हैं। आप सीधे शरीर खोलकर देख लीजिए, जो भी काम का हो निकाल लीजिए। अगर कोई अंग इस्तेमाल लायक ना हो तो शरीर मेडिकल कॉलेज को दान कर देना ताकि छात्रों की पढ़ाई में काम आ सके। तभी वांग मान्यून घबरा कर बोली, नहीं जीजा जी, रुयान दीदी कभी अंगदान नहीं करना चाहती थी। उन्होंने पहले मुझसे कहा था, हमें उनकी आखिरी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। मैंने शांत होकर कहा, मान्यून, मैं रुयान का पति हूं। ये फैसला मैं कर सकता हूं। तुम सिर्फ उसकी बिना खून के रिश्ते वाली अच्छी दोस्त हो। यहां असली फैसला कौन ले सकता है ये तुम्हें भी पता है। और तुम जितनी देर रोकोगी अंग उतनी देर में खराब होते जाएंगे। तुम खुद भी डॉक्टर हो, क्या तुम लोगों की जान नहीं बचाना चाहती? अंगदान विभाग के कर्मचारी भी तुरंत बोले, हाँ डॉक्टर वांग, तुम जल्दी हट जाओ। लेकिन वांग मान्यून कैसे हटती? वह घबराकर इधर उधर भागने लगी। उसने जल्दी से कहा, मैंने अभी आंटी को खबर दे दी है। कम से कम उन्हें रुयान दीदी का आखिरी चेहरा तो देखने दो। लियू रुयान की माँ दू शियाओमिन घबराई हुई वहां पहुंची। उनके बालों में लगे परमानेंट कर्लर तक निकालने का समय नहीं मिला था। लग रहा था कि वह सीधे ब्यूटी पार्लर से आई हैं। जब उन्होंने अस्पताल के बिस्तर पर सही सलामत लेटी लियू रुयान को देखा तो राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही पल उन्होंने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। क्या फायदा हुआ? मेरी बेटी ने तुमसे शादी करके आखिर कौन सा पाप किया था? तुमने ही उसे मार डाला। अब तुम उसकी लाश को चीरफाड़ भी करना चाहते हो। आज अगर किसी ने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो मैं उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। कोई अंगदान नहीं होगा। जाओ और किसी और को परेशान करो। अंगदान विभाग के लोग अफसोस जताते हुए मजबूरी में वहां से चले गए। तब जाकर वांग मान्यून ने राहत की सांस ली और सफेद कपड़ा फिर से लियो रुयान के ऊपर डाल दिया। दू शियाओमिन पास वाले सोफे पर बैठ गईं और उंगली दिखाकर मुझे गालियां देने लगीं। तू हरामखोर आदमी, अपनी पत्नी मर गई और तुझे दुख तक नहीं है। उसे जल्दी से दफनाने या शांति देने के बजाय तू उसकी बॉडी मेडिकल कॉलेज भेजना चाहता है। मैंने अपना चेहरा पकड़कर भारी सांस ली। माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं तो बस चाहता था। चुप रह और निकल यहाँ से। मैं खुद अपनी बेटी को श्मशान ले जाऊंगी। मैं तुरंत चुप हो गया
और वहीं पानी का गिलास जो जो अभी थोड़ी देर पहले वांग मान्यून मुझे देकर गई थी, दू शियाओमिन की तरफ बढ़ा दिया। दू शियाओमिन को कोई शक नहीं हुआ। ऊपर से वह तनाव में थीं और लगातार चिल्ला चिल्लाकर उनका गला सूख चुका था। उन्होंने एक ही सांस में पूरा पानी पी लिया। वांग मान्यून रोकना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी पीने के 2 मिनट बाद ही दू शियाओमिन गहरी नींद में बेहोश होकर गिर पड़ी। वांग मान्यून के माथे पर अभी अभी सूखा पसीना फिर से निकल आया। वह हकलाते हुए बोली, जीजा जी, आप फिर से अंगदान करवाने का सोच तो नहीं रहे? मैंने सिर हिलाया और दू शियाओमिन को सोफे पर सीधा लिटा दिया। कैसी बात कर रही हो? माँ ने मना कर दिया है तो मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। यह सुनकर वांग मान्यून ने राहत की सांस ली। फिर बोली, आंटी अचानक बेहोश हो गई है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। आप उन्हें तुरंत इमरजेंसी में ले जाइए। मैं खुद रुयान दीदी के अंतिम संस्कार का इंतजाम कर देती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हल्की मुस्कान के साथ उसे देखने लगा। तुम डॉक्टर हो, मरीज की देखभाल तुम्हें करनी चाहिए। अंतिम संस्कार का इंतजाम मैं करूंगा, यही सही रहेगा। और वैसे भी मैं रुयान का पति हूँ, सही कह रहा हूँ ना? इतना कहकर मैंने सीधे श्मशान घाट में फोन कर दिया और उन्हें तुरंत आने को कहा। वांग मान्यून बेचैन होकर गर्म तवे पर चींटी की तरह इधर उधर घूमने लगी। वह लगातार दू शियाओमिन को जगाने की कोशिश करती रही, लेकिन चाहे कितना भी हिलाए, दू शियाओमिन मरे हुए सुअर की तरह बिल्कुल नहीं हिली। जब श्मशान घाट वाले लोग लिu रुयान को स्ट्रेचर पर लेकर जाने लगे, तब आखिरकार वांग मान्यून टूट गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसकी आवाज तक बैठ चुकी थी। जीजा जी, अभी मुझे लगा जैसे रुयान दीदी हिली थी। मुझे लगता है कि उन्हें अभी बचाया जा सकता है। मैंने सीधे मृत्यु प्रमाण पत्र उसके सामने फेंक दिया। मान्यून, सोच समझकर बोलो, अगर तुम्हारी रुयान दीदी अभी सच में जिंदा निकल आई तो तुम्हारे अस्पताल को कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और तुम्हें खुद क्या सजा मिलेगी? इसे हत्या कहते हैं, इंसानी जान से खेलना कहते हैं। अस्पताल बचेगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम जरूर जेल जाओगी। इसलिए दोबारा सोच लो, क्या तुमने सच में रुयान को हिलते देखा था? वांग मानेउन पूरी तरह घबरा गई। उसके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। मैंने उसका हाथ झटक दिया, ठंडी हंसी हंसा और श्मशान घाट की गाड़ी के पीछे चल पड़ा। वांग मानेउन दर्द भरी आवाज निकालकर तुरंत फोन मिलाने लगी। मैं स्ट्रेचर पर लेटी लियो रुयान को देखकर हंस पड़ा। तभी मैंने देखा कि उसकी उंगली हल्की सी हिली। लगता है उसे समझ आ गया था कि अब सच में उसका अंतिम संस्कार होने वाला है। ऊपर से बेहोशी की दवा का असर भी खत्म होने लगा था और वह धीरे धीरे होश में आ रही थी। मैंने ड्राइवर से कहा, भैया जरा तेज चलाइए, मेरी सास मेरी पत्नी की बॉडी छीनना चाहती है। पता नहीं क्यों अंगदान के पीछे पड़ी हैं, लेकिन मैं बस चाहता हूं कि मेरी पत्नी जैसे पूरी आई थी वैसे ही पूरी जाए। ड्राइवर ने हामी भरी और जोर से एक्सीलेटर दबा दिया। पिछले जन्म में जब मैं सड़क पर लियो रुयान से मिला था, तब 10 साल गुजर चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर समय का कोई असर नहीं था। वह लगभग वैसी ही दिखती थी जैसी अभी थी। मैं उसकी कार के सामने गिर पड़ा था। मैं उसे पहचानना चाहता था, ये जानना चाहता था कि क्या वह सच में लियो रुयान है। मैं उसे बताना चाहता था कि इन सालों में मैंने उसे कितना याद किया। लियो रुयान ने आंखें सिकोड़कर काफी देर तक मुझे देखा, तब जाकर मुश्किल से पहचान पाई। ओह, तुम हो? वह हंसते हुए बोली, सिर्फ 10 साल हुए हैं और तुम तो मेरे दादाजी से भी ज्यादा बूढ़े लग रहे हो। उस समय मेरी आवाज बैठ चुकी थी और मेरी कमर झुक गई थी। मैं सच में 50 साल का इंसान नहीं लग रहा था। मैंने हकलाते हुए पूछा, रुयान, तुम तो मर गई थी ना? वसे हंसते हुए बोली, तुमसे छुटकारा पाने के लिए मैंने जानबूझकर नकली मौत का नाटक किया था। हालांकि लियो रुयान ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन मुझे सब समझ आ गया था। अगर वह सीधे तलाक मांगती तो मैं मना नहीं करता, लेकिन तलाक होने पर मुझे उसकी आधी संपत्ति मिल जाती और उसे बेवफा औरत कहलाना पड़ता। मगर नकली मौत अलग थी। वह सारे कर्ज मेरे ऊपर छोड़ सकती थी, अपनी सारी संपत्ति ट्रांसफर कर सकती थी और नई पहचान के साथ बेखौफ जी सकती थी। साथ ही खुलेआम जी बोदा के साथ रह सकती थी। मैं गुस्से से कांप रहा था और मेरे मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहे थे, लेकिन लियो रुयान को जैसे बातें करने में बड़ा मजा आ रहा था। वह हंसते हुए मुझसे बोली, असल में उस समय अस्पताल में मैं तुम्हारी बातें सुन सकती थी। उस वक्त तुम जो रो रहे थे उसकी आवाज आज तक नहीं भूली हूँ। मुझे सच में बड़ी हैरानी होती है कि एक आदमी आखिर हंस जैसी आवाज निकालकर कैसे रो सकता है। सच में बहुत मजेदार था। इसी मजाक उड़ाने वाली हंसी के बीच मैं अपना सीना पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। तभी जी बोदा ने बनावटी चिंता से कहा, जान, ये कहीं सड़क पर मरकर हमसे पैसे वसूलने का नाटक तो नहीं कर रहा? चलो जल्दी निकलते हैं। लियो रुयान ने भी बदकिस्मती कहते हुए तुरंत गाड़ी बढ़ा दी और मेरी जिंदगी मौत की परवाह तक नहीं की। मेरी आखिरी याद बस यही थी कि उनकी कार दूर जाती रही और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अब जब मैं लियो रुयान के इस जवान और खूबसूरत चेहरे को देख रहा था, तो मैंने सिर झुकाकर उसके सीने पर कान लगाया। उसकी स्थिर धड़कन सुनते हुए मैंने वो सारी बातें कह डाली जो पिछले जन्म में कह नहीं पाया था। मुझे पता है तुम मरी नहीं हो। तुम पहले ही वेई झेंगान के साथ धोखा कर चुकी थी। तुमने ये पूरा नाटक सिर्फ इसलिए रचा ताकि जी बोदा के साथ आराम से नई जिंदगी जी सको और मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करता। मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करने का फैसला कर चुका हूं। चूंकि तुम मरना चाहती हो,
तो मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी श्मशान पहुंचा दूंगा। मुझे पता है कि तुम अभी मेरी बातें सुन सकती हो, बस इतना नहीं जानता कि तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है या नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हो रहा हो, ताकि तुम खुद जिंदा जलाए जाने का एहसास कर सको। आखिर जिंदा रहते हुए जलाए जाने वाली शायद तुम पहली इंसान होगी। लियो रोयान की उंगलियां हल्का कांपी। वह हिल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछ दिए और धीरे से कहा, इतनी जल्दी मत रो। जब अंदर भट्टी में जाओगी तब आराम से रो लेना। मेरा फोन लगातार बज रहा था। वांग मनयुन और दू शियाओमिन बार बार कॉल कर रही थीं। लेकिन इस समय मैं तो बस एक बेचारा पति था जिसने अपनी पत्नी खो दी थी। ऐसे में फोन न उठाना बिल्कुल सामान्य बात थी। ड्राइवर भैया की तेज रफ्तार की वजह से जो रास्ता आधे घंटे का था वह सिर्फ 20 मिनट में पूरा हो गया। मगर आज श्मशान में काफी भीड़ थी। लियू रोयान की बारी आने में कम से कम 1 घंटा लगना था। मैं भौहें चढ़ाकर वहां के प्रभारी के पास गया और अगले ही पल रोना शुरू कर दिया। मेरी पत्नी की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये खबर सुनकर मेरी सास भी बेहोश हो गई है और अभी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मुझे जल्दी वापस जाना है। कृपया मेरी पत्नी का अंतिम संस्कार पहले करवा दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी सास को भी कुछ हो जाए। श्मशान का प्रभारी पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिला था जो अंतिम संस्कार में भी लाइन तोड़ना चाहता था। उसने कहा, मैं समझ सकता हूं कि आप परेशान हैं, लेकिन बाकी लोग भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आपको सीधे आगे भेजना आसान नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने इशारे से हाथ फैलाया। मैं तुरंत समझ गया कि उसे पैसे चाहिए। मैंने बिना देर किए फोन निकाला और उसे सीधे 2000 युआन ट्रांसफर कर दिए। भैया, मदद कर दीजिए। मैं अनाथ हूँ। मेरी पत्नी और सास ने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं उन्हें भी नहीं खो सकता। मेरी सच्चाई देखकर वह आदमी मान गया और लियू रोयान की बॉडी को सीधे आगे भेज दिया गया। 10 मिनट के अंदर ही उसे भट्टी में पहुंचा दिया गया। कर्मचारी जैसे ही जलाने वाला बटन दबाने वाला था, मैंने उसे रोक दिया। मैं उसे हत्यारा नहीं बनने देना चाहता था और अपना बदला खुद लेना चाहता। मेरी जिद के बाद कर्मचारियों ने मुझे खुद बटन दबाने की अनुमति दे दी। लेकिन ठीक उसी समय दरवाजे पर दू शियाओमिन और वांग मनयुन की घबराई हुई आवाजें गूंज उठी। बेटी, रुको, आंटी को अभी रुयान दीदी से कुछ कहना है। तू हट जा, मैं अपनी बेटी को जिंदा जलने नहीं दूंगी। इस हालत में भी वे लोग नकली मौत का नाटक जारी रखना चाहते थे। मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और बेहद दुखी चेहरा बनाकर बोला, माँ, रोयान जा चुकी है। अब उसे शांति से विदा होने दीजिए। जब तक मैं रोयान को देख नहीं लेती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हम तीनों की बहस ने आसपास के लोगों का ध्यान खींच लिया। कर्मचारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये क्या दुख भरी फिल्म चल रही है? श्मशान कोई तमाशा करने की जगह नहीं है। इतना कहकर वह बटन दबाने ही वाला था कि वांग मान्यून और दू शियाओमिन पागलों की तरह उस पर टूट पड़ी। उनका चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे कोई जंगली जानवर शिकार पर हमला कर रहा हो। कर्मचारी डर गया और तुरंत एक तरफ हट गया। भट्टी के अंदर लियू रुयान पर बेहोशी की दवा का असर पूरी तरह खत्म हो चुका था। मुझे धुंधला सा दिखाई दिया कि वह मुंह खोलकर हाथ बढ़ा रही, लेकिन बाहर इतना शोर था कि किसी का ध्यान उस तरफ नहीं गया। 1 मिनट से ज्यादा बीत गया। जब सबने फिर भट्टी की तरफ देखा तो श्मशान के कर्मचारी धीरे धीरे आपस में फुसफुसाने लगे। पहली बार देखा है कि जलने के दौरान इतनी तेज आवाजें आ रही हैं, बिल्कुल जिंदा इंसान जैसी। अच्छा हुआ दिन का समय है, वरना रात में तो मैं सच में डर जाता। मैंने नकली आंसू पोंछे और मुश्किल से अपने होंठों पर आती मुस्कान दबाई। फिर दयनीय चेहरा बनाकर बोला, मेरी पत्नी अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। शायद उसने सासू माँ की आवाज सुन ली होगी और आखिरी बार उन्हें देखने के लिए उठना चाहती होगी। फिर मैं भट्टी की तरफ देखकर रोने का नाटक करते हुए बोला, पत्नी, आराम से जाओ, चिंता मत करो, मैं माँ का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो भी जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाए। वांग मनयुन जमीन पर गिरी दू शियाओमिन की परवाह किए बिना लड़खड़ाते हुए भट्टी तक पहुंची। जैसे ही उसने अंदर का नजारा देखा, डर के मारे उसकी जान निकल गई। वह पागलों की तरह भट्टी बंद करने की कोशिश करने लगी। कर्मचारियों ने पहली बार किसी परिवार वाले को इतना बेकाबू देखा था। उन्होंने जल्दी से उसे पकड़ लिया। मैडम, हम जानते हैं कि आप दुखी हैं, लेकिन जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। आप लोग ऐसा करेंगे तो मरने वाले की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। वांग मान्यून का चेहरा डर से पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। वह सीधे जमीन पर बैठ गई। दू शियाओमिन हाथ पैर के बल रेंगती हुई मेरे पैरों तक आई और मेरी पैंट पकड़कर चीखने लगी, तू कमीना है, तूने मेरी बेटी को मार डाला। मैंने भारी सांस ली और जेब से मृत्यु प्रमाण पत्र निकालकर कहा, माँ, मैं जानता हूं कि आप दुखी हैं, लेकिन रुयान की मौत से मेरा कोई संबंध नहीं है। उसकी मौत अचानक हार्ट अटैक से हुई थी। भरोसा नहीं है तो मान्यून से पूछ लीजिए। उसी ने खुद रुयान का इलाज किया था और उसी ने मुझे यह मृत्यु प्रमाण पत्र दिया था। इतना कहकर मैंने सिर घुमाकर वांग मान्यून की तरफ देखा। मेरे होंठों की मुस्कान छिप ही नहीं रही थी। मैं सही कह रहा हूं ना, मान्यून? वांग मान्यून के पास कोई जवाब नहीं था। अगर वह कहती कि इंसान मरा नहीं था, तो फिर मृत्यु प्रमाण पत्र कहां से आया? और अगर कहती कि मर चुका था, तो दू शियाओमिन कभी विश्वास नहीं करती। लेकिन मेरी बात सुनते ही दू शियाओमिन को भी सब समझ आने लगा। ये मामला बहुत बड़ा हो चुका था। वहां मौजूद हर इंसान सदमे में था। कर्मचारियों के चेहरे तक पीले पड़ गए। हे भगवान, ये तो हत्या है।
इतना सुनते ही दू शियाओमिन की आंखें पलट गईं और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। और आज के लिए इतना ही गाइस। आप लोगों को ये मैनहवा कैसा लगा? आप लोग बताना कैसा था। और नेक्स्ट पार्ट के लिए 200 कमेंट्स और 1000 लाइक्स का गोल कंप्लीट कर दो, वीडियो अपलोड कर दूंगा। और सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।